नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप और खबर उत्तराखंड के साथ मैं शीतल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की कुछ अहम खबरों से करेंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से राजभवन देहरादून में मुलाकात की है। इस दौरान राज्यपाल ने मुख्यमंत्री से वर्तमान में चल रही कांवड़ यात्रा, चार धाम यात्रा की जानकारी सहित राज्य के विभिन्न समसामयिक विषयों एवं विकास योजनाओं पर चर्चा की है। इसके साथ मुख्यमंत्री ने कल हो रहे प्रदेश में पहले चरण के पंचायती चुनाव की तैयारियों की भी राज्यपाल को जानकारी दी है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक ली है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि रिसपना और बिंदाल नदी पर 4 लेन एलिवेटेड रोड निर्माण परियोजना की सभी प्रक्रियाओं में तेजी लाई जाए। आशा रोडी से मोहकमपुर तक देहरादून रिंग रोड बाईपास एवं यूटिलिटी डक्ट पॉलिसी पर भी तेजी से कार्य किए जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क निर्माण कार्यों में नवीन तकनीक का उपयोग किया जाए और जिन पुलों की स्थिति खराब हो रही है उनके पुनर्निर्माण और मरम्मत के कार्य प्राथमिकता के आधार पर किए जाएं। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षित और टिकाऊ सड़कों के निर्माण के लिए जियो सिंथेटिक रिटेनिंग वॉल जैसी तकनीक का उपयोग किया जाए। सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का अभियान लगातार चलाया जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश में सड़क कनेक्टिविटी के विस्तार की दिशा में भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। केदारनाथ और मानसखंड की आपसी कनेक्टिविटी बेहतर बनाने के लिए तेजी से कार्य किए जाएं। इसके साथ ही देहरादून से हल्द्वानी, दिल्ली से हल्द्वानी और अन्य प्रमुख शहरों के लिए सड़क कनेक्टिविटी को और मजबूत बनाने के लिए भी बेहतर कार्य योजना बनाई जाए। आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में नागरिक उड्डयन विभाग की योजनाओं की समीक्षा की है। मुख्यमंत्री ने नागरिक उड्डयन विभाग की निर्माणाधीन परियोजनाओं में तेजी लाने के साथ ही राज्य में हेली सेवाओं के संचालन में सुरक्षा मानकों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं। बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य में दूरस्थ क्षेत्रों तक आवाजाही को सुगम बनाने के लिए हवाई सेवाओं का नेटवर्क बढ़ाया जाना जरूरी है। इसी के साथ हवाई सेवाओं में सुरक्षा मानकों का भी सख्ती से पालन कराया जाए। मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड में एरो स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के प्रयास किए जाने के साथ ही 4 धामों के लिए नियमित चार्टर सेवा शुरू करने के भी निर्देश दिए हैं। इधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में परिवहन विभाग की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना को शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन यानी ईवी चार्जिंग अवसंरचना स्थापना कार्यों को भी समयबद्ध तरीके से पूरा करने को कहा है। सीएम ने कहा कि दूसरे राज्यों से आने वाले वाहनों पर ग्रीन सेस लागू करने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए तथा निर्माणाधीन बस अड्डों के कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि बस अड्डों, पार्किंग स्थलों, राजकीय भवनों और गेस्ट हाउस, पेट्रोल पंपों के समीप चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना की जाए ताकि वाहन चालकों को सहजता से चार्जिंग की सुविधा मिल सके। साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि परिवहन निगम की आय बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जाए। इस अवसर पर प्रबंध निदेशक परिवहन निगम रीना जोशी ने जानकारी दी है कि देहरादून और हरिद्वार में प्रधानमंत्री बस सेवा योजना शुरू की जाएगी, जिसके तहत 150 इलेक्ट्रिक वाहन संचालित किए जाएंगे। योजना का प्रमुख उद्देश्य नागरिकों को सुगम, सुलभ एवं पर्यावरण अनुकूल यातायात सुविधा प्रदान करना है। योजना से लगभग 750 रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने एवं वायु प्रदूषण में कमी लाने के उद्देश्य से ईवी चार्जिंग अवसंरचना के विकास पर विशेष बल दिया जा रहा है। योजना के प्रथम चरण के अंतर्गत में 28 स्थलों पर ईवी चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना की गई है। तो साथ ही उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण के तहत 24 जुलाई को मतदान होना है, जिसके दृष्टिगत 22 जुलाई की शाम 5 बजे से चुनावी प्रचार प्रसार थम गया है। ऐसे में प्रत्याशी दूर चुनावी प्रचार प्रसार कर सकेंगे। पहले चरण में 17,839 उम्मीदवारों के लिए 24 जुलाई को मतदान करेंगे। मौसम विभाग ने प्रदेश भर में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया है, जिसको देखते हुए आपदा की दृष्टिगत संवेदनशील क्षेत्रों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की भी तैनाती की गई है। इसको लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को सुविधा के अनुसार टीमों को तैनात करने के निर्देश दिए हैं। पंचायत चुनाव के पहले चरण में हरिद्वार जिला छोड़ बाकी 12 जिलों के 49 विकासखंडों में मतदान होना है, जिसमें गढ़वाल मंडल के 6 जिलों के 26 विकासखंडों और कुमाऊं मंडल के 6 जिलों के 23 विकासखंडों में मतदान होना है। वहीं राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राहुल कुमार गोयल ने कहा है कि मानसून को देखते हुए निर्वाचन की सारी तैयारियां की जा रही है। ऐसे में एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और डीडीआरएफ की तैनाती की जाएगी। आपदा की दृष्टिगत संवेदनशील बूथों पर पोलिंग पार्टियों के साथ इन टीमों को भी लगाया जाएगा। ऐसे में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ और डीडीआरएफ की जिन टीमों को लगाया जाएगा जो सुरक्षात्मक उपकरण से लैस होंगे।
इसके अलावा सभी पोलिंग पार्टियों को बारिश से बचने के लिए सामग्री उपलब्ध कराई गई है। बरसात के दौरान पोलिंग पार्टियों को दिक्कत ना हो, इसके लिए पहले ही सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वैकल्पिक मार्ग का प्लान तैयार रखें। देखिए, कहां कितने पोलिंग बूथ हैं वो आपको बताएंगे। अल्मोड़ा जिले में 649 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। इस चुनाव से जुड़ी बहुत महत्वपूर्ण अपडेट आपको बता रहा हूं। बागेश्वर जिले में 461 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। ये कुछ अपडेट्स बहुत महत्वपूर्ण आपको जानने के लिए। चंपावत जिलों में 182 पोलिंग बूथ जो हैं वो बनाए गए हैं ताकि वहां पर लोग अपना मतदान का इस्तेमाल कर सके। चमोली जिले में 258 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। देहरादून जिले में 509 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं जहां पर लोग जाकर वोट कर सकते हैं। नैनीताल जिले में 312 पोलिंग बूथ का स्थापना की गई है और इन 312 पोलिंग बूथों पर जो है वो वोट डाले जाएंगे। नैनीताल जिले में 312 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। ये अलग अलग जिले में कितने सारे पोलिंग बूथ हैं वो आपको बता रहे हैं। पौड़ी गढ़वाल जिले में 642 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, यानी पौड़ी गढ़वाल। इसके साथ पिथौरागढ़ जिले में 378 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। पिथौरागढ़ के साथ साथ रुद्रप्रयाग जिले में 459 पोलिंग बूथ स्थापित किए गए हैं। साथ ही साथ अन्य जिलों की भी बात करें जिसमें उत्तरकाशी जिले में 272 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं जहां पर इन उम्मीदवारों की किस्मत कैद होंगे। ये तमाम ऐसे पोलिंग बूथ्स होंगे जहां पर लोग जाकर अपना मत का इस्तेमाल कर सकते हैं। उधम सिंह नगर जिले में 922 पोलिंग बूथ बनाए गए उधम सिंह नगर में, और टिहरी गढ़वाल जिले में 779 पोलिंग बूथ जो है वो चुनाव आयोग की तरफ से बनाए गए हैं ताकि वहां पर लोग आसानी से जाकर वोट कर सकें। ये अलग अलग जिलों में पोलिंग बूथों की संख्या हम आपको बता रहे हैं। कुल 32,580 प्रत्याशी चुनावी मैदान में। जिला पंचायत सदस्य के 350 पदों पर 1,587 उम्मीदवार हैं। क्षेत्र पंचायत सदस्य के 2,732 पदों पर 9,194 उम्मीदवार हैं। इधर ग्राम प्रधान के 6,119 पद हैं, लेकिन उसके मुकाबले 17,564 प्रत्याशी जो है वो मैदान में उतरेंगे। और ग्राम पंचायत सदस्य की बात करें तो जिसमें 1,881 पद हैं, लेकिन 4,235 उम्मीदवार मैदान में दिखेंगे जिनकी किस्मतें कैद हैं। पहले चरण के तहत ग्राम पंचायत सदस्य पद पर 2,247 प्रत्याशी होंगे। ग्राम प्रधान पंचायत पद पर 9,731 प्रत्याशी मैदान में हैं। क्षेत्र पंचायत सदस्य पद पर 4,980 प्रत्याशी मैदान में रहेंगे और जिला पंचायत सदस्य पद पर 871 उम्मीदवार चुनावी मैदान में नजर आएंगे। साथ ही जिला पंचायत सदस्य पद पर 871 उम्मीदवार जो है वो चुनावी मैदान में होंगे। ये तमाम आंकड़े इस चुनाव से जुड़े, कितने उम्मीदवार होंगे, पद कहां पर हैं, वो आंकड़े जो है वो हमने आपके सामने रखे। जरा सुनिए चुनाव आयोग की तरफ से क्या कुछ कहना है। हमारा सभी चुनाव का अभियान जो है वो अब थम चुका है। अब जो आगे की कार्रवाई है वो है जो हमारी कल की पार्टियां रवाना होनी है वो अब होंगी। मैं अगर पार्टियों की बात करूं तो हमारी जो 3 दिन पहले जो पार्टियां रवाना होनी थी उसमें कुल हमारी 8 पोलिंग पार्टियां थी। अगर मैं थोड़ा ब्रेकअप पे भी जाऊं तो इसमें जनपद पिथौरागढ़ की मुंशियारी की हमारी टोटल 3 पार्टियां थी जो हमारी कल जा चुकी हैं, और ज्योतिर्मठ चमोली जनपद में 5 पोलिंग पार्टियां थी जो कल प्रस्थान कर गई थी। आज की मैं बात करूं, आज जो है हमारी कुल 497 पोलिंग पार्टियां हैं जो आज अपने गंतव्य के लिए निकली हैं। उसकी रिपोर्ट भी हम लोगों को प्राप्त हो चुकी है। और जो कल का दिन आने वाला है, मतलब चुनाव से एक दिन पहले, ये 5,318 जो हमारी शेष बची हुई पार्टियां रह जाएंगी प्रथम चरण की, वो प्रस्थान करेंगी। और इस संबंध में, निर्वाचन की तैयारियों के संबंध में जो है माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त महोदय द्वारा जो है समस्त जिलाधिकारियों, उप जिला निर्वाचन अधिकारियों, एसएसपी साहिबान, इन सभी के साथ एक रिव्यू बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आज आहूत की गई थी, जिसमें निर्वाचन की सभी तैयारियां जनपद लेवल पर पूर्ण है, प्लस जो इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन आपदा को दृष्टिगत रखते हुए किया जाना है, उस अहम बिंदुओं पर भी बातचीत हुई है। सबसे पहली चीज जो है मैं अवगत कराना चाहूंगा, इस चीज पे जोर दिया जा रहा है कि ऑल्टरनेटिव रूट प्लान
जो है जनपदों का बिल्कुल तैयार भी रहे, तैयार के साथ साथ उस पे जैसे होता है ना प्लान ए प्लान बी, अगर मोटर रूट कहीं पर अगर बाधित हो रहा है तो ऑल्टरनेट मोटर रूट से जो है पोलिंग पार्टी को आगे बढ़ाया जाए। अगर कोई पैदल रास्ता किसी जगह पे बाधित हो रहा है तो ऑल्टरनेट पैदल रास्ता क्या होगा उसका, उस पे बातचीत हुई है और जनपदों ने इस प्रकार से तैयारी भी की है और कतिपय जनपदों ने यह भी अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा ट्रांजिट व्यवस्था की भी तैयारी की गई है। मान लीजिए कि कोई एक जगह पे स्लाइड आ गया, रास्ता बाधित होता है, तो पोलिंग पार्टी को अपने सामग्री सहित उस एरिया को क्रॉस करना होगा और क्रॉस करने के बाद दूसरी गाड़ी उनको आगे मिलेगी जिससे वो आगे के लिए अपने गंतव्य के लिए प्रस्थान करेंगे। इसके अलावा जो जेसीबी का डिप्लॉयमेंट होता है, ठीक है, किसी भी स्लाइड को खोलने के लिए पोकलैंड मशीनें लगती हैं। हमारे पीडब्ल्यूडी टीएमजेएसवाई के मेट्स जो होते हैं, गैंगमैन होते हैं, ये लोग लगते हैं। इन सब लोगों को भी तैनात इसमें जगह जगह पे किया है, सेंसिटिव एरियाज में किया गया है और इसकी जानकारी जो है सभी सेक्टर जोनल मजिस्ट्रेट्स को भी दी गई है और जो ग्रास रूट लेवल्स के हमारे कार्मिक हैं, अधिकारी हैं, चाहे वो विभागीय जेई हों या फिर हमारे राजस्व विभाग के पटवारीगण हों, चाहे वो हमारे ग्राम पंचायत विकास अधिकारीगण हों, ग्राम विकास अधिकारीगण हों, इन सभी के ग्राउंड फील्ड लेवल ऑफिसर्स के भी नंबर जो है प्रॉपर तरीके से सर्कुलेट किए गए हैं ताकि आपदा के कोई भी ऐसा इशू आता है तो उसको तत्काल हैंडल किया जा सके। जी बिल्कुल, क्योंकि मानसून सत्र इस समय गतिमान है, वर्षा काल का हिसाब से सभी तैयारियां की जा रही हैं, तो इसमें जो है डिप्लॉयमेंट जो एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और डीडीआरएफ, क्योंकि जिला स्तर पे भी ये इस प्रकार की इकाई तैयार की गई है जनपदों में, तो इन सब की तैनातियां जो है ऐसे जो हमारे संवेदनशील कहूँगा आपदा के दृष्टिगत ऐसे बूथों पर जो बहुत ही ज्यादा दूरस्थ है, जहाँ पर कोई डिफिकल्टी आ सकती है चुनाव वाले दिन, तो वहाँ पर जो है इनकी फोर्स को भी हमारे पोलिंग दल के साथ सम्मिलित किया गया है। वो जा रहे हैं एक अतिरिक्त सुरक्षा बल के तौर पर और किसी भी आपदा को देखते हुए इनके पास कुछ छोटे मोटे मतलब कुछ एक इक्विपमेंट्स भी रहेंगे, बहुत भारी भरकम तो नहीं ले जा पाएंगे लेकिन बेसिक इक्विपमेंट्स भी ये लोग अपने पास रखेंगे ताकि पोलिंग पार्टी को सकुशल मतदान करवाया जा सके और वापस भी अपने जो स्ट्रांग रूम और जहाँ पर सामान इकट्ठा होगा उस जगह पे ये लोग वापस पहुंच पाए, इस प्रकार से तैयारियां की गई। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड पंचायत चुनाव के प्रथम चरण को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने को लेकर पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश के दोनों मंडल और सभी जिला प्रभारियों के साथ समीक्षा की है। बैठक में कानून व्यवस्था एवं निर्वाचन के पुलिस नोडल अधिकारी पुलिस महानिरीक्षक नीलेश आनंद भरणे ने पंचायत चुनाव के प्रथम चरण की पुलिस तैयारियों और फोर्स की तैनाती से डीजीपी को अवगत कराया है। इस दौरान पुलिस महानिदेशक ने फोर्स की तैनाती, बजट आवंटन जैसे तमाम मुद्दों को लेकर निर्देश जारी किए। पुलिस महानिदेशक ने साफ किया कि आदर्श आचार संहिता का पालन करना सुनिश्चित किया जाए, साथ ही मौसम अपडेट पर सतत निगरानी रखते हुए यह तय किया जाए कि सभी पोलिंग पार्टियां समय से मतदान केंद्रों पर पहुंचे। इसके अलावा एसडीआरएफ को राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से समन्वय कर संभावित आपदाओं से पूर्व चेतावनी हेतु निर्देशित किया गया है कि पुलिस महानिदेशक ने कहा, किसी भी तरह की गड़बड़ी या मतदान में रुकावट डालने की कोशिश करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। तो वहीं महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने नेतृत्व में महिला कांग्रेस पदाधिकारियों के 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से राजभवन में मुलाकात की है। इस दौरान महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ने राज्य में बढ़ते महिला अपराधों से संबंधित विभिन्न मामलों की ओर राज्यपाल का ध्यान आकर्षित कर ज्ञापन प्रेषित किया है और राज्यपाल से महिला अपराधों पर रोक लगाने की मांग की है। हम लोग अभी माननीय राज्यपाल जी से मिल के आए और हम लोगों ने उनको ज्ञापन सौंपा। उत्तराखंड में लगातार जिस तरीके से महिलाओं के ऊपर अपराध बढ़ रहे हैं, महिलाओं के ऊपर अत्याचार, बलात्कार की घटनाएं हो रही है, घरेलू हिंसा की घटनाएं हो रही है। पिछले 3 साल की जो रिपोर्ट है एनसीआरबी की, 1,03,000 से ज़्यादा केस महिला अपराधों में उत्तराखंड में रजिस्टर्ड हैं और इसके खिलाफ आज हम लोगों ने माननीय राज्यपाल जी को ज्ञापन दिया और उन्होंने हमें आश्वस्त किया कि वो इस पर
इधर राजधानी के प्रतिष्ठित कॉलेजों गुरु रामदास इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी देहरादून में विशेष सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान देहरादून के विभिन्न सीबीएसई एवं आईसीएसई स्कूलों के 10वीं एवं 12वीं के बोर्ड टॉपर्स को सम्मानित किया गया है। इस अवसर पर छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए उच्च शिक्षा एवं सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने बताया है कि वर्तमान सरकार युवाओं को रोजगार दे रही है एवं बेसिक उच्च शिक्षा के क्षेत्र में काफी नवाचार आधारित शैक्षणिक प्रणाली राज्य में लागू की गई है एवं संस्थान द्वारा नई एजुकेशनल पॉलिसी पूर्णतः लागू करने के प्रयासों की प्रशंसा की है। विशेष सम्मान समारोह में निजी स्कूलों के मेधावी छात्रों को सम्मानित करते हुए संस्थान के वाइस चेयरमैन सरदार इंद्रजीत सिंह ने बताया है कि इस समारोह का उद्देश्य छात्रों को शैक्षणिक उपलब्धियों को प्रोत्साहित करना और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करना था। विभिन्न निजी स्कूलों से आए लगभग 500 छात्र छात्राओं ने समारोह में भाग लिया और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। साथ ही श्रावण मास के पावन अवसर पर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून स्थित प्राचीन टपकेश्वर महादेव मंदिर में पहुंचकर भगवान शिव की विधिवत पूजा अर्चना की है। इस दौरान उनकी धर्मपत्नी निर्मला जोशी भी उनके साथ मौजूद रहीं। कैबिनेट मंत्री जोशी ने भगवान भोलेनाथ की आरती में भाग लिया और प्रदेशवासियों के सुख, शांति और समृद्धि की कामना की है। बीते 24 घंटों से हो रही लगातार बारिश ने उत्तराखंड में भारी तबाही मचाई है। भारी बारिश के कारण एक तरफ पहाड़ों के दरकने की डरावनी तस्वीरें सामने आई है, तो भारी बारिश के चलते मैदानी इलाकों में भी बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, जहां स्थानीय पुलिस और प्रशासन की टीमों ने लोगों को रेस्क्यू किया है। अगले 24 घंटे के लिए एक बार फिर उत्तराखंड में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है, जिसको देखते हुए सभी रेस्क्यू टीमों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। उत्तराखंड में बीते 24 घंटे से प्रदेश के सभी हिस्सों में लगातार रुक रुक कर हो रही बारिश ने भारी तबाही मचाई। एक तरफ पहाड़ों पर बारिश के चलते हाहाकार मचा हुआ है, तो वहीं मैदानी इलाकों में भी भारी बारिश के चलते नदियों का जलस्तर बढ़ने से अब पानी रिहायशी इलाकों में घुसना शुरू हो गया है, जिससे बाढ़ जैसे हालात बन गए। तस्वीरें राजधानी देहरादून की, जहां भारी बारिश के चलते आसन नदी का जलस्तर बढ़ने से पानी रिहायशी इलाकों में घुस गया है, जिससे इलाके में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। जबकि हरिद्वार और देहरादून के कई इलाकों में सड़कें नदियों में तब्दील हो गई हैं। वहीं पहाड़ों में हो रही लगातार बारिश के कारण मैदानी इलाकों में नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है। बीते कुछ दिनों से रुद्रप्रयाग जिले में हो रही बारिश के चलते अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का जलस्तर खतरे के निशान तक पहुंच गया है, जिससे नदी के आसपास रह रहे लोगों के लिए खतरा और भी ज्यादा बन गया है। क्षेत्रों में लगातार हो रही वर्षा के कारण अलकनंदा मंदाकिनी का जलस्तर अपने खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। अलकनंदा मंदाकिनी के नदी तट के पास बसे हुए निवासियों से अनुरोध है कि सतर्कता का उच्चतम स्तर बनाए रखें, अपना और अपनों का ध्यान रखें। भारी बारिश के चलते हल्द्वानी से भी एक डराने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां भारी बारिश के कारण बरसाती नाले के तेज बहाव में एक फॉर्च्यूनर कार तिनके की तरह बह गई, जिसमें 10 पर्यटक सवार थे। गनीमत रही कि तेज बहाव में बहने के बाद यह एक पत्थर से टकराकर रुक गई, जिसके बाद कार में सवार लोगों ने बाहर निकलकर बमुश्किल अपनी जान बचाई। बताया जा रहा है कि इन कार सवारों को वहां मौजूद लोगों ने बरसाती नाला पार करने से बहुत रोका था, लेकिन इन लोगों ने किसी की नहीं सुनी, जिसके कारण इन लोगों की जान खतरे पर पड़ गई थी। वहीं उत्तराखंड में भारी बारिश के बीच पंचायत चुनाव भी हो रहे हैं और पूरे प्रदेश में 24 और 28 जुलाई को पंचायत चुनाव के लिए मतदान होना है, जिसके लिए पोलिंग पार्टियां दूरस्थ इलाकों में रवाना कर दी गई। लेकिन भारी बारिश के चलते पोलिंग पार्टियों को किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, इसे तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि कैसे पोलिंग पार्टी एक बल्ली के सहारे बरसाती नाले को पार कर रही है, जबकि कई पोलिंग पार्टियां ऐसी भी हैं जो लैंडस्लाइड होने से रास्ते में फंसी हुई है।
मैदानी इलाकों के साथ साथ पहाड़ी इलाकों से भी बारिश के कारण हुई तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं। बीते 24 घंटे से हो रही लगातार बारिश के कारण चमोली और पिथौरागढ़ में भीषण लैंडस्लाइड हुआ है, जिससे रास्ता बाधित हो गया। तस्वीरें धारचूला की, जहां कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग में बेल सेती झरने के पास लैंडस्लाइड होने के कारण मार्ग का 10 मीटर हिस्सा वॉश आउट हो गया है, जिससे मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया है। वहीं चमोली जिले में भारत और चीन सीमा को जोड़ने वाला नीति मलारी मार्ग भी भारी भूस्खलन होने से पूरी तरह से ठप हो गया है, जिसे खोलने का काम किया जा रहा है। यही नहीं, राजधानी देहरादून के ऊपर इलाके कालसी चकराता मोटर मार्ग भी भूस्खलन की चपेट में आया है, जिसकी वजह से इस रास्ते पर आवाजाही पूरी तरह से बंद है। वहीं इस रास्ते को खोलने में भी पीडब्ल्यूडी विभाग की टीमों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि पहाड़ी से लगातार रुक रुक कर मलबा गिर रहा है। उत्तराखंड में बीते 24 घंटे से हो रही लगातार बारिश ने मैदानों और पहाड़ी इलाकों में भारी तबाही मचाई है, जबकि उत्तराखंड में अगले 24 घंटे तक प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि मैदानी इलाकों में भी बारिश का येलो अलर्ट है, जिससे उत्तराखंड में अगले 24 घंटे में मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं। आगे बढ़ेंगे। बरसात के मौसम में देहरादून में कई तरह की बीमारियां और संक्रमण दस्तक दे चुकी है। विशेषकर इन बीमारियों ने छोटे बच्चों को अपना शिकार बनाया हुआ है। देहरादून मेडिकल कॉलेज में बीमार बच्चों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। देहरादून मेडिकल कॉलेज की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर तन्वी के अनुसार ओपीडी में खांसी, जुकाम और बुखार के साथ साथ उल्टी और दस्त के भी मरीज आ रहे हैं। हमारे पास ओपीडीज में ज़्यादातर बच्चे खांसी, जुकाम और बुखार के साथ आ रहे हैं। साथ ही साथ दस्त और उल्टी के भी बहुत सारे मरीज आ रहे हैं। और मानसून में खासकर ये ज़्यादातर इस तरह की बीमारियां देखी जाती हैं जो वायरल होती हैं। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को पौष्टिक आहार दिया जाए और साफ सफाई का बहुत ध्यान रखा जाए। और जो बच्चे छोटे हैं, खास करके 6 महीने से जो छोटे शिशु हैं, उन्हें स्तनपान ज़रूर करवाया जाए, ताकि उनकी जो इम्यूनिटी है, जो रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है, वो बढ़े। और ज़्यादातर साफ सफाई और अगर न्यूट्रिशन का ध्यान रखा जाए तो ये बीमारियां कम हो। चलिए, खबर उत्तराखंड में अभी के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।